डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताते हैं सेट। सेट क्या होते हैं? सेट जो होता है वो होता है वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट। इसमें जो वेल डिफाइंड का अर्थ है उसका मतलब है कि एक प्रकार से जो दो लोगों का व्यू हो किसी भी ग्रुप के लिए वो सेम हो। आप देखेंगे, आप जो लिखेंगे वो आप जो इंडियन क्रिकेट टीम में लोग होते हैं उनका सेट लिखेंगे। जैसे आप लिखेंगे सचिन तेंदुलकर, राहुल गांधी, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली, या फिर जो लोग खेल रहे हैं डॉट डॉट डॉट। अगर मैं आपसे कहूँ बेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम का सेट, तो अलग हर लोग अलग अलग सेट बनाएंगे जो जिनकी नज़र में बेस्ट क्रिकेटर होगा। इसी के साथ जो बेस्ट क्रिकेटर टीम है वो आपका सेट नहीं बनाएगी क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं होगी। वेल डिफाइंड का अर्थ मैंने क्या बताया था? जब दो लोगों का या दो से अधिक लोगों का एक ही व्यू हो किसी भी ग्रुप के लिए तो वो सेट होता है। जब अलग अलग व्यू हो जाते हैं तो वो सेट नहीं होता है। इसके बाद सेट के लिए हमने बताया सेट क्या होता है। सेट है वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना? वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट। इसको सेट को लिखने का दो तरीके होते हैं, एक है रोस्टर फॉर्म और बेटा एक है सेट बुल्डर फॉर्म। सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट से ही डिनोट, कर्ली ब्रैकेट सेट के एलिमेंट्स को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। जैसे मैंने बोला 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद यहाँ इसको लिखने का तरीका है एस सब्जेक्ट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको मैं बता दूं, ये 1 2 3 4 5 ये बेटा क्या है? एलिमेंट ऑफ सेट है। क्या है? एलिमेंट्स ऑफ सेट, ठीक है। ये बेटा आपका कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट। तो ये कर्ली ब्रैकेट होता है। इसके अंदर जो एलिमेंट लिखे होते हैं वो बेटा आपके क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ सेट जो होते हैं इनके आधार पर सेट के कुछ टाइप होते हैं। जैसे अगर काउंटेबल हैं एलिमेंट, हम गिन सकते हैं। काउंटेबल होने पर इसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। अनकाउंटेबल होने पर इसको हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। अगर हम किसी भी सेट के एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं तो वो काउंटेबल है। काउंटेबल होने की स्थिति में वो फाइनाइट सेट कहलाता है। अगर हम किसी भी सेट के एलिमेंट को गिन नहीं सकते यानी कि वो इनफाइनाइट एलिमेंट रखता है तो उसको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। सेट में जब किसी भी एलिमेंट को बिलोंग होता है, जैसे सपोज ये एक सेट लिखा है, इसको नोटेशन हमेशा कैपिटल लेटर से करते हैं। ये नोट सेट लिखना है 1 2 3 4 5। इसको रोटेट करने के लिए हम ए का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे बेटा कैपिटल बी का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे कैपिटल सी का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ कैपिटल एक्स का उपयोग कर सकते हैं। कैपिटल वाई का उपयोग किया जा सकता है। कैपिटल जेड का उपयोग किया। तो कह सकते हैं किसी भी सेट को इंडिकेट करने के लिए हमेशा कैपिटल ABC या कैपिटल XYZ का उपयोग करते हैं। कुछ निर्धारित सेट हैं जिनके लिए एक निर्धारित वर्ड बनाए गए हैं। आपको हम बताते हैं कुछ विशेष नोटेशन के साथ कुछ सेट को लिखा जाता है। जैसे रियल नंबर के लिए R को यूज करते हैं, नेचुरल नंबर के लिए N का यूज करते हैं। ये हमारे नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार से होल नंबर के लिए 0 1 2 3 4 5 6 का यूज करते हैं। इसी प्रकार से इंटीजर के लिए -3 -2 -1 1 2 3 का यूज करते हैं। इसी प्रकार से रेशनल नंबर के लिए
टू का यूज किया जाता है, जो कि पी अपॉन क्यू से फॉर्म होता है, इसमें क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, आप सभी लोग जानते हैं। पॉजिटिव इंटीजर के लिए जेड प्लस नोटेशन का यूज करते हैं, नेगेटिव इंटीजर के लिए जेड माइनस नोटेशन का यूज करते हैं। इसी प्रकार से इरेशनल नंबर के लिए हम लोग टी का यूज करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम लोग सी का यूज करते हैं। अब हम आपको बताते हैं टाइप ऑफ सेट। सेट में पहला टाइप होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट किसको कहते हैं? एम्प्टी सेट वो सेट होते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, तो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 वो एम्प्टी सेट होते हैं। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होते हैं वो एम्प्टी सेट होते हैं। जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 होता है वो सिंगलेटन सेट होते हैं। मैंने बताया जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होता है वो आपका एम्प्टी सेट होता है। टाइप ऑफ सेट में बता रहे हैं। नंबर 1 एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में क्या बताया मैंने? नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होते हैं, इसको एम्प्टी सेट कहते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, एम्प्टी सेट को हमेशा नोटेशन 5 से करते हैं, नोटेशन 5 से डिनोट करते हैं। जहाँ एम्प्टी सेट होगा उसको हम 5 से डिनोट करेंगे। इसके बाद नंबर 2 है बेटा सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट की जहाँ तक बात है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट साफ दिख रहा है सिंगल। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है? जब किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 होता है तो वो सिंगलेटन सेट कहलाता है। जैसे 2, 5 या फिर x सब दैट x इज ए इवन प्राइम नंबर। स्पष्ट है कि जो इवन प्राइम नंबर होता है वो केवल और केवल एक ही नंबर होता है जो इवन भी है और प्राइम भी है 2। तो इस प्रकार के सेट में केवल एक एलिमेंट आएगा, और जब किसी भी सेट में केवल एक एलिमेंट आता है तो वो सिंगलेटन सेट होता है। इसके बाद सेट का एक डिफाइन होता है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसको कहते हैं ये हम देखते हैं। नंबर 3 पे मैंने बताया फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसको कहते हैं? ऐसे सेट को फाइनाइट सेट कहते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट कर सकें, काउंटेबल यानी कि काउंट कर सकें। इस प्रकार के सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं। और इनफाइनाइट सेट किसको कहते हैं? ऐसे सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट ना कर सकें, या फिर जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो, वो हमारा क्या होता है? इनफाइनाइट सेट होता है। फाइनाइट सेट क्या है? जैसे सपोज दैट हमने कहा इनफाइनाइट एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग करते हैं। मैंने क्या बोला? एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग करते हैं, तो उसको हम पहले वाले सेट को दूसरे वाले सेट का हम सबसेट कहते हैं। देखते हैं कैसे। A इक्वल टू है 1 2 3, B इक्वल टू है 1 2 3 4। तो आप देख रहे हैं A के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे B में बिलोंग कर रहे हैं। तो A इज सबसेट ऑफ B। A जो है वो सबसेट है B का। इसको नोट लिखने का तरीका होता है A सबसेट B। A के सारे एलिमेंट B में बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए A क्या है? सबसेट ऑफ B। इसके बाद कह सकते हैं सुपरसेट। सुपरसेट क्या होता है? सुपरसेट इसी से निकलता है
बी इज सुपर सेट ऑफ ए। यदि ए जो है वो बी का सबसेट है, बी जो है वो ए का सुपर सेट है। तो नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट होल नंबर में बिलोंग करते हैं, इसलिए नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर का सबसेट होता है। इसी प्रकार आपने देखा होगा रेशनल नंबर के सारे एलिमेंट रियल नंबर में आते हैं, तो रेशनल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट होता है। इसी प्रकार आपने देखा होगा सारे नेचुरल नंबर इंटीजर में आते हैं, तो सारे नेचुरल नंबर जो है वो इंटीजर का सबसेट है। इसी प्रकार से जितने भी इंटीजर होते हैं वो सारे रियल नंबर के सेट में बिलोंग करते हैं, इसलिए जितने भी इंटीजर हैं वो रियल नंबर के सबसेट हैं। ये बेटा एग्जाम्पल ऑफ सबसेट है, वो आगे होते हैं मूलतः एक ओपन इंटरवल और एक क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल में ए टू बी लिखा है और इसको डिनोट करने का तरीका है स्मॉल ब्रैकेट। आपने देखा इसके अंतर्गत वो एलिमेंट आएंगे जो ए से बड़े होंगे और बी से छोटे होंगे। क्लोज इंटरवल में वो एलिमेंट आएंगे, इसको डिनोट करने के लिए हम क्लोज बिग ब्रैकेट का यूज करते हैं, और इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो ए के इक्वल भी होंगे और ए से बड़े भी होंगे, और बी के इक्वल भी होंगे और बी से छोटे भी होंगे। इसी प्रकार से दो और इंटरवल बनाएंगे। सपोज दैट नंबर 3 ए टू बी, ये सेमी ओपन इंटरवल है। इसमें एक्स ए से तो बड़ा होगा लेकिन बी से छोटा और उसके इक्वल होगा। इसी प्रकार से सेमी क्लोज इंटरवल जो होता है वो इस प्रकार से होता है, एक्स ए से बड़ा होगा और इक्वल होगा लेकिन बी से होता है। The set of all subset of the set of all subset is called power set। मैं एक सेट लिख रहा हूं, A इक्वल टू है 1, 2, इसका सबसेट है, इसके सबसेट है एक 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट, फिर 1 है, 2 है और 1, 2 ये इसके सबसेट हैं, और इन सभी सबसेटों का एक सेट बना दिया जो कि पावर सेट होगा। तो ये बन गया पावर सेट, और इसको डिनोट करते हैं पी ए से, पावर सेट ऑफ ए। मैंने क्या बताया, किसी भी सेट का कोई भी सेट दिया गया, सेकंड एग्जांपल 1, 2, 3, सबसे पहले हम इनके सबसेट लिखते हैं 5, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 3, 1 और 1, 2, 3। तो आप देख रहे हैं कि इनमें 1, 2 ये जो है ये इसके सबसेट है। सबसेट का क्या होता है, इसके देखिए सारे एलिमेंट में बिलोंग कर रहे हैं, इसके भी सारे एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, तो ये सारे सबसेट हैं, और सारे सबसेटों को एक सेट बना दीजिए तो वो क्या बन जाता है, पावर सेट ऑफ ए। ये इसका पावर सेट है। अब एक दूसरा टॉपिक इसमें समझ में आया, नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट, या फिर इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। मैंने बताया नंबर ऑफ एलिमेंट इन सबसेट, तो जितने भी सबसेट होंगे, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, दोनों में एक ही बात है। देखिए कैसे, इसके जितने सबसेट होंगे उतने ही तो पावर सेट में एलिमेंट होंगे। देखते हैं क्या होता है, जैसे किसी भी सेट में एलिमेंट की संख्या m है, जैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं, तो ये m की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2। तो इसके पावर सेट में एलिमेंट की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर n।
यानी कि 2 की पावर 2। इसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 3 और 4। वेरी नाइस। देखते हैं एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इस सेट में 1 2 3 एलिमेंट है, तो इसके पावर सेट में यानी कि इसके नंबर ऑफ सेट में यानी 2 की पावर 3 यानी कि 8। हम आपको पढ़ाते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? किसी भी क्वेश्चन में एक सेट ऐसा होता है जो जिसके दिए हुए सभी सेट सब सेट होते हैं। क्या बताया? एक ऐसा सेट, किसी भी सिस्टम में एक ऐसा सेट जो सभी सेटों का सब सेट होता है, सुपर सेट होता है, वो यूनिवर्सल सेट होता है। फॉर एग्जाम्पल का मतलब है 1 × 2 4 6 8 B = 1 3 5 7 C = 2 1 4 9 16। ये सभी सेट जो है अगर हम देखें तो इनका यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5। आप देख रहे हैं ये एक ऐसा सेट है इसका ए बी सब सेट है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, बी के भी सारे एलिमेंट इसमें हैं और सी के भी सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो सभी सेटों का सुपर सेट होता है, यानी कि जिस सेट्स को डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उन डायग्राम्स को हम वेन डायग्राम कहते हैं। मैंने क्या बताया? डायग्राम में रिप्रेजेंट करना। इससे हमको एक को रिप्रेजेंट करना है। ये जो रेक्टेंगल बना है ये यू को रिप्रेजेंट करता है और इसमें जो सेट है वो हम पहले ही बता चुके हैं। यू जो होता है वो सभी सेटों का सुपर सेट होता है। इसके बाद इस प्रकार के डायग्राम को रिप्रेजेंट करने को हम क्या कहते हैं? वेन डायग्राम कहते हैं। इसके बाद है यूनियन। हम आपको कहते हैं दो सेटों का यूनियन, ए यूनियन। समझते हैं A = 1 2 3, B = 3 4 और 5। तो A यूनियन B क्या होता है? तो A यूनियन B होता है 1 2 3 4 5, यानी कि A यूनियन B में A के भी सारे एलिमेंट आएंगे और B के भी सारे एलिमेंट आएंगे। अगर कोई भी एलिमेंट दोनों में है तो वो रिपीट करके नहीं लिखेंगे। ए यूनियन बी का मतलब है ए के भी सारे एलिमेंट आ गए और बी के भी सारे एलिमेंट आ गए। अब इनका हम वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं। वेन डायग्राम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा रहा ए, ये हमारा रहा बी। ये जो पार्ट है इसमें वो एलिमेंट आएगा जो ए का भी एलिमेंट होगा और बी का भी एलिमेंट होगा। तो ए और बी का कॉमन एलिमेंट है 3, और यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 4 और 5। और जो ए यूनियन बी का पार्ट है वो है ये ऐसा पार्ट ए यूनियन बी का है, वो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए। सब लोगों को समझ में आया? ए यूनियन बी क्या होता है? ए के सारे एलिमेंट है 1 2 3, बी के एलिमेंट है 3 4 5। ये 3 एक दोनों का कॉमन एलिमेंट है, तो उसको यहाँ पे चुनना है। इसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटरसेक्शन सेट्स। इंटरसेक्शन क्या होता है देखते हैं। ए एक सेट है, ये सेम सेट है ए और बी। इनका इंटरसेक्शन को
इस प्रकार से एलिमिनेट करते हैं। इंटरसेक्शन में केवल एक एलिमेंट आएगा 3। इंटरसेक्शन का मतलब होता है ए और बी का कॉमन एलिमेंट। क्या होता है इंटरसेक्शन का मतलब? ए एंड बी का कॉमन एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी होता है। दिख भी रहा है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये ए है, ये बी है। ए में हमने लिखा था 1 2 3 4 5। केवल दिस पार्ट इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन। यहाँ पे जो भी पार्ट हमने शेडेड किया है वो ए यूनियन बी है। यहाँ पे जो भी पार्ट हमने शेडेड किया है वो ए इंटरसेक्शन बी है। इसके बाद हमने आपको एक नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस। वही फिर से एग्जाम्पल ले रहे हैं। a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 3 4 5। तो a माइनस बी, a डिफरेंस b है। इसमें बेटा हम क्या लिखते हैं? a माइनस बी क्या होती है? a के वे एलिमेंट जो b के एलिमेंट ना वो a डिफरेंस b के एलिमेंट होंगे। a के वो एलिमेंट, a का एलिमेंट है 1 जो b का एलिमेंट नहीं है, a का एलिमेंट है 2 जो b का एलिमेंट नहीं है, 3b का एलिमेंट, इसको छोड़ो। तो a माइनस बी की वैल्यू आ गई 1। इसको बेटा वेन डायग्राम में देखते हैं। ये a है, ये b है। 1 2 3 4। ये देखिए a के वो पार्ट जो b में ना हो तो वो बेटा पार्ट होता है a माइनस बी। इस प्रकार से इसको वेन डायग्राम से प्लॉट भी करते हैं। इसी प्रकार से अगर इसी में हम b माइनस यानी कि b डिफरेंस a, तो b के वे एलिमेंट जो a में नहीं है, b के वे एलिमेंट जो a में नहीं है, तो 3 तो a में है, छोड़ दीजिए। 4 और 5 b के एलिमेंट हैं जो a में नहीं है। इसको वेन डायग्राम से कैसे ड्रॉ करते हैं? ये बेटा a है, ये बेटा b है। 1 2 3 4 और 5। तो आप देख रहे हैं जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये b का वो पार्ट है जो a में नहीं है, तो ये b माइनस a को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ को हम डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? ऐसे सेट डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है। कॉमन न होने का मतलब है a इंटरसेक्शन b में कोई भी एलिमेंट नहीं आता है, यानी कि 5 होता है। a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5, देन a एंड b आर डिसजॉइंट सेट। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। a इक्वल टू 1 2 और b इक्वल टू 3 4। ये डिसजॉइंट सेट है। ये आपके कैसे हैं? डिसजॉइंट। लेकिन a इक्वल टू 1 2 और a 1 2, b इक्वल टू 2 3 नॉट डिसजॉइंट। ये डिसजॉइंट सेट। मतलब अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन होता है, इसमें a इंटरसेक्शन b बेटा कितना है? a इंटरसेक्शन b कितना है? 2 नहीं, 1 भी नहीं तो 5। यहाँ पे इंटरसेक्शन b कितना आ जाएगा? 2 दोनों में है तो यहाँ पे 2। तो जिसमें कोई भी एलिमेंट इंटरसेक्शन में नहीं आता है वो डिसजॉइंट सेट होता है। जिसमें एक भी एलिमेंट आ जाएगा वो नॉट ए डिसजॉइंट सेट होगा। तो हम बात कर रहे हैं यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज की। यूनियन की प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है आपकी ए यूनियन ए इक्वल टू ए। यूनियन का मीन्स होता है ए और बी के सभी सेटों को एक साथ लिख देने पर ए यूनियन बी बनता है। क्योंकि यहाँ पे ए यूनियन ए है
तो इसका यूनियन ए ही आएगा, क्योंकि ए यूनियन ए के इक्वल होता है। इसके बाद बात करते हैं आइडेंटिटी लॉ की। आइडेंटिटी लॉ के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये फाई में होता है, ये नल सेट होता है, यानी कि एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट में यूनियन करने पर ए का हमको ए प्राप्त होता है, चूंकि फाई में कोई भी एलिमेंट नहीं होते हैं। फाई का मीन्स होता है एम्प्टी सेट, फिर कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे। इसी प्रकार से हम यूनियन यानी कि यूनियन कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट के साथ। यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं तो यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है सबसेट ऑफ सुपरसेट ऑफ ऑल सेट। अगर हम किसी भी सेट के सुपरसेट के साथ उसका यूनियन करते हैं तो हमें सुपरसेट ही प्राप्त होगा, क्योंकि ए के सारी एलिमेंट पहले से यू में बिलोंग कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की। ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। इसके बाद कॉम्यूटेटिव लॉ, ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। सेम इसी प्रकार से यही सेम प्रॉपर्टी हम इंटरसेक्शन में लगाते हैं। इंटरसेक्शन का मीन्स होता है कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन ए हमारा ए के इक्वल होता है। ए इंटरसेक्शन फाई, क्योंकि फाई में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है तो वो बेटा फाई के ही इक्वल होगा। इसी प्रकार से ए इंटरसेक्शन यू ए के इक्वल होगा, क्योंकि यू में ए के सारे एलिमेंट होंगे, क्योंकि यू इज द सुपरसेट ऑफ ए, तो ये ए के इक्वल होगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए बी सी के तीनों के कॉमन एलिमेंट और ए बी सी के तीनों कॉमन एलिमेंट इक्वल होंगे। इसके बाद लिखा है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही बी और ए के कॉमन एलिमेंट होंगे। इसके बाद आया था ए डिफरेंस बी, यानी कि ए के वे एलिमेंट जो बी के एलिमेंट नहीं होते हैं वो ए माइनस बी में आते हैं। इसी प्रकार से किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम यू यानी कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट लिखते हैं जो उस सेट में नहीं होते हैं जिसका हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे होते हैं। देखते हैं, जैसे कोई भी सेट है ए, देखिए जैसे कोई भी सेट है ए इक्वल टू 2 4 6 8 और यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को हम ए डैश या फिर ए का कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करते हैं, जो कि हमारा इक्वल होगा u माइनस ए। इसके इक्वल होगा u माइनस ए, u माइनस ए, यानी कि u के वो एलिमेंट जो ए में नहीं। तो u के कौन कौन से एलिमेंट नहीं है? 1 नहीं है ए में, 2 ए में है, 3 ए में है, 4 3 नहीं है ए में, 5 नहीं है ए में, 7 नहीं है, 9 नहीं है और 10 नहीं। तो ये हमारे ए के कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हो गए। इसके बाद हम पढ़ते हैं सम प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी लिखी है ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यू। इसके बारे में जानते हैं ये कैसे आता है। हम आपको वेन डायग्राम से समझाते हैं। हमने आपको समझाया था ये हमारा u को रिप्रेजेंट करता है, इसके अंदर ये a है, तो u का वो पार्ट जो a में नहीं है वो a डैश है। u का वो पार्ट जो a में नहीं है वो a डैश, यानी कि दिस पार्ट इज a डैश। ठीक है, ये पार्ट जो है ये a डैश। तो हम a और a डैश को यूनियन कर देंगे तो हमें u मिल जाएगा। इसके बाद दूसरी ये दो प्रॉपर्टी हैं, इनको बेटा हम डी मॉर्गन लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी मॉर्गन लॉ।
इनके बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है ए यूनियन बी क्या होगा। ये ए सेट है और ये बी सेट है, ये ए है और ये बी है, ये आपका पार्ट जो है वो ए यूनियन बी है। इस हिसाब से अगर हम ए यूनियन बी का डैश बनाते हैं तो ये वाला पार्ट जो कि ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं कर रहा है वो हमारा क्या होता है, ए यूनियन बी का डैश। इसके बाद हम ए डैश और बी डैश की बात करते हैं। ए डैश और बी डैश, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ए डैश का मतलब है ए का वो पार्ट, एक के पार्ट को छोड़कर बाकी सब, एक को छोड़कर। फिर है मेरा इंटरसेक्शन बी डैश, बी डैश भी बनाते हैं यहाँ पे। नीचे बी डैश भी बनाते हैं यहाँ पे। ये ए है, ये बी है, बी को छोड़कर बाकी पूरा पार्ट हमारा बी डैश में बिलोंग करेगा। इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन देखें, इंटरसेक्शन का मीन्स होता है दोनों का कॉमन पार्ट। तो आप देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट ए के अंदर का है वो इसमें नहीं है, तो ये कॉमन नहीं होगा। इसी प्रकार से इस बी के अंदर का ये पार्ट जो शेडेड है वो इसमें नहीं है, इसलिए ये कॉमन नहीं होगा। कॉमन कौन सा होगा, केवल ए और बी के बाहर का पार्ट जो शेडेड है। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश ये हमारा ए डैश था, ये हमारा बी डैश था, ये हमारा जो आ रहा है वो है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में कौन सा पार्ट कॉमन है, ये वाला। तो आपने देखा कि जो ए यूनियन बी का डैश है वो सेम अटैच है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। फिर से इस बात को एक बार समझते हैं। हम देख रहे हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब ए का पार्ट एंड बी का पार्ट। फिर बात करते हैं ए यूनियन बी के डैश की। ए यूनियन बी का डैश क्या होता है, ए यूनियन बी को छोड़कर बाकी सारा पार्ट जो होता है वो ए यूनियन बी का डैश होता है। इसी प्रकार से ए डैश क्या होता है, ए को छोड़कर बाकी सारा पार्ट ए डैश में आता है। इसी प्रकार से बी डैश क्या होता है, बी को छोड़कर बाकी सारा पार्ट जो है वो बी डैश में आता है। ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन जो पार्ट है, इंटरसेक्शन यानी कि ऐसा पार्ट जो ए डैश में भी हो और बी डैश में भी हो। तो आप देख रहे हैं ये ए के अंदर वाला पार्ट इसमें नहीं है, बी के अंदर वाला पार्ट बी डैश में नहीं है, केवल दोनों के बाहर का पार्ट दोनों में कॉमन है। इसलिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में केवल बाहर वाला पार्ट शेडेड होगा। ए इंटरसेक्शन बी का डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। सबसे पहले हम बनाते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन। सभी लोग जानते हैं ये ए है ये बी है, तो ये पार्ट ए इंटरसेक्शन बी होगा। ए इंटरसेक्शन बी का डैश का मतलब होता है इस पार्ट को छोड़कर बाकी सबको हमने शेडेड कर दिया। इसी प्रकार से हमारा ए डैश होता है ये और बी डैश है ये। हमें ए डैश का मतलब ये जो यहाँ पे पूरा शेडेड है और बी डैश का मतलब जो इसमें पूरा शेडेड है, इन दोनों को इसमें शेडेड करना है। सबसे पहले हमने ए डैश को शेडेड कर दिया, फिर हमने बी डैश को शेडेड कर दिया ए डैश। तो आप देख रहे हैं जो ए इंटरसेक्शन बी डैश का शेडेड पार्ट है वही ए डैश यूनियन बी डैश का शेडेड पार्ट है। हमने पाया कि ए यूनियन बी का डैश जो है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल है
इसी प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी का डैश जो है वो ए डैश यूनियन बी डैश के इक्वल है। अब हम ए को डिनोट किया, दिस इज द ए। फिर हम ए डैश को डिनोट करते हैं, यानी कि ए को छोड़कर बाकी। अब बेटा हम ए डैश के डैश को डिनोट करेंगे, यानी कि ए डैश को छोड़कर बाकी सब। तो ये हमारा फिर से हमको ये क्या आ गया, ए डैश का डैश, जो कि हमारा सबसे ऊपर ए के इक्वल आ गया। तो हमने क्या किया, ए का डैश यानी कि ए को छोड़कर बाकी सब, ए डैश का डैश यानी कि ए डैश को छोड़कर बाकी सब। तो ये आ गया ए डैश का डैश क्या हो गया, ए के इक्वल हो गया। इसके बाद हम फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ए माइनस बी। ये बेटा ए है और ये बी है, दिस पार्ट इज ए माइनस बी। इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी डैश, हम ए बनाएंगे, ए बी, ए बी डैश, बी डैश यानी कि ए बी, बी डैश का मतलब बी को छोड़कर बाकी सब। इन दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन पार्ट है, देखते हैं बेटा। इतने में केवल कॉमन पार्ट ये जो है वो इसमें भी शेडेड है, और ये पार्ट जो है वो इसमें भी शेडेड है। देखिए दिस इज द यू, ये ए, दिस पार्ट इज ए इंटरसेक्शन बी। आप देख रहे हैं ये दोनों सेम पार्ट ऑफ शेडेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसके बाद एक लास्ट प्रॉपर्टी है, ए माइनस बी इक्वल टू बी डैश माइनस ए डैश। तो ए माइनस बी तो हमारे पास है और बी डैश भी हमारे पास है, हमको केवल ए डैश चाहिए। ए डैश का मतलब होता है ए को छोड़कर बाकी, दिस इज द ए डैश। अगर हम बी डैश में से वो पार्ट माइनस कर दें, तो हमको बी डैश से ए डैश को माइनस करना है, तो बी डैश में से वो पार्ट हटा दीजिए जो इसमें शेडेड है। तो बी डैश में से वो पार्ट हटा दें, यानी कि बी डैश का वो पार्ट जो ए डैश में नहीं है, वो हमारा बी डैश माइनस ए डैश में होगा। तो बी डैश का ऐसा कौन सा पार्ट है जो ए डैश में नहीं है? आप सभी लोग देख रहे हैं बी डैश का ये वाला पार्ट जो है वो आपका ए डैश में शेडेड नहीं है, इसीलिए बी डैश माइनस ए डैश ए माइनस बी के इक्वल होता है। जैसे हम देखते हैं बी डैश माइनस ए डैश क्या होगा, बी डैश का वो पार्ट जो ए डैश में शेडेड नहीं है वो हमारा बी डैश माइनस ए डैश में आएगा। ये हमने ए माइनस बी की लिखाई में सीखा था। तो बी डैश का वो पार्ट, ये सारा पार्ट बी डैश का जो है वो ए डैश में भी है, केवल ये इतना पार्ट जो है वो हमारा ए डैश में शेडेड नहीं है, इसलिए वो बी डैश माइनस ए डैश में आएगा। हमने देखा कि ए माइनस बी डैश माइनस ए डैश के इक्वल है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, जिसे सभी लोग जानते हैं ये जो पार्ट होता है ये होता है ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम ध्यान से देखें तो ए में जो एलिमेंट आएंगे और जो ये इतना पार्ट है, इतना, वो बेटा है ए माइनस बी। इसी प्रकार से जो ये इतना पार्ट है वो है बी माइनस, और ये जो टोटल है ए यूनियन बी,
लिख सकते हैं जो ये टोटल एन ए यूनियन बी है वो एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए के इक्वल है। दूसरा रिजल्ट है जो केवल एन ए है, जो ए है वो किस किसके इक्वल है, ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसी प्रकार से जो ये केवल बी है, जो ये पूरा बी है वो किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस, जो एन बी है वो एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर बेटा हम इस सेकेंड रिजल्ट और थर्ड रिजल्ट को ऐड करते हैं, इन दोनों रिजल्टों को अगर हम ऐड करेंगे, दोनों रिजल्टों को हमने ऐड कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, एन ए प्लस एन बी इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो आप देख रहे हैं ये यहाँ से लेके जो यहाँ तक है ये हमारा ये बिल्कुल सेम लिखा है, एन ए प्लस एन बी, इन तीनों का सम दिया गया है एन ए यूनियन बी। ये एक और बचा एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी आ गई। इसी प्रॉपर्टी को हम दूसरी तरीके से लिखते हैं, वो है एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम सभी क्वेश्चनों में लगाएंगे। इसके साथ ही आपके एनसीईआरटी के सारे टॉपिक कंप्लीट हुए फर्स्ट चैप्टर में। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइजों को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।